और आइए पहले बात करते हैं अवैसी के गोश्त पर उठाए सवाल की। गुड़गांव में मंगल को गोश्त की दुकान बंद करने के मामले में असदुद्दीन अवैसी का बयान सामने आया है। असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि मजहबी अकीदत की बिना पर मंगल को गोश्त पर पाबंदी दुरुस्त नहीं है। उन्होंने सवाल किया, क्या जुमे को शराब पर पाबंदी लग सकती है? क्या 5 स्टार होटल में गोश्त बंद कर सकते हैं? हर चीज अगर आप फेथ की बुनियाद पे करते जाएंगे तो ये संविधान के फंडामेंटल राइट के संविधान के प्रियम्बल के खिलाफ है। अब खाना भी अगर फेथ की बुनियाद पर बिकेगा, कौन क्या बेचेगा फेथ की बुनियाद पर अगर फैसला होगा, तो फिर क्या ये मुल्क कोई थियोलॉजिकल कंट्री हो गया है क्या? जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ है, जिसमें साफ तौर पर सबको मालूम कि इस मुल्क का कोई फेथ नहीं है, ये मुल्क सब फेथ को मानता भी है, जो नहीं मानता उनको ही मानता है। और अगर मैं किसी दुकान से तरकारी खरीदता हूँ या मच्छी खरीदता हूँ या मटन खरीदता हूँ या बीफ खरीदता हूँ और जो इलीगल नहीं है और मैं अपने घर में पका के खाता हूँ, तो आपको तो मैं मजबूर नहीं कर रहा हूँ ना खाने के लिए, मैं तो अपने घर ले जाकर उसको पका के खा रहा हूँ। तो आप बोल रहे हैं ये हमारा बिलीफ है, हमारा फेथ है, तो मंगलवार को आप दुकान बंद कर दीजिए। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? किसने इख्तियार दिया आपको? चलिए गवर्नमेंट हॉलीडे है, गांधी जयंती है, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे समझ सकते गवर्नमेंट हॉलीडे है, मगर कुछ नहीं, वहाँ ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो आप दुकान बंद कर दीजिए, आप गोश्त नहीं बेचेंगे। मध्य प्रदेश में अक़लियती इदारों के तई हुकूमत की अदम तवज्जोही कितनी है, इसका अंदाजा करना मुश्किल है। वक्फ बोर्ड इंतजामिया पहले तो आइम्मा और मौज़िनीन की तनख्वाहों को लेकर ग्रांट का रोना रो रहा था, मगर ग्रांट मिलने के बाद भी आइम्मा और मौज़िनीन 7 माह से तनख्वाहों से महरूम है। पेश है एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अक़लियती इदारों का चोली दामन का साथ है। एक तनाज़ा खत्म ही नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। कोरोना कहर में 7 माह से वक्फ बोर्ड के ज़ेर इंतजाम मसाजिद के आइमा व मौज़िनीन को तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। बोर्ड के जरिए पहले महकमे अक़लियती फलाह व बहबूद के जरिए ग्रांट जारी नहीं किए जाने का हवाला दिया जाता था, मगर ग्रांट जारी होने के महीनों बाद भी आइमा व मौज़िनीन तनख्वाहों से महरूम हैं। इस सिलसिले में जब न्यूज़ 18 उर्दू ने मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड के CEO जमील अहमद खान से बातचीत की, तो उन्होंने अहकामात जारी किए जाने की बात कही। मैंने देखा था उसमें ये था कि कुछ मस्जिदें ऐसी हैं और कुछ इमाम मौज़िन ऐसे हैं जिनको मसाजिद कमेटी पेमेंट नहीं करती है, और वो लोकल टीम ही जो कमेटियाँ होती हैं वही पेमेंट करती हैं, और उनको वक्फ बोर्ड जो है उनको बीच में आर्थिक सहायता देता है, किसी को 1000, किसी को 800 रुपया। तो ये सहायताएँ काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई थी, घर में की ग्रांट प्राप्त नहीं हुई थी। हमें ग्रांट वैसे ही प्राप्त हुई है, हमने सबका पैसा रिलीज कर दिया है, और इंशाअल्लाह ताला सोमवार तक उन इमाम मौज़िनों और को उनके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। वहीं समाजी तंजीमें आइमा व मौज़िनीन की 7 माह से रुकी हुई तनख्वाह के लिए बोर्ड की नाक़िस कारकिर्दगी को जिम्मेदार मानते हैं। जमीयत उलमा भोपाल के जिले सदर हाजी मोहम्मद इमरान कहते हैं कि इस सिलसिले में कई बार वक्फ बोर्ड इंतजामिया से मुलाकात की गई, मगर बोर्ड के मुलाजिमीन इतने बेखौफ हैं कि CEO के अहकामात जारी करने के बाद भी आज तक तनख्वाहें आइमा व मौज़िनीन के अकाउंट में नहीं भेज सके। हुकूमत की तरफ से, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी गई। लॉकडाउन के बाद थोड़ी सी तवज्जो दी गई। 10 दिन पहले इमाम मौज़िनों की तनख्वाहों का आर्डर हो गया, पर अफसोस की बात है कि उन इमाम मौज़िन के अकाउंटों में आज तक तनख्वाह नहीं पहुंची। कि सबसे पहले वक्फ बोर्ड को आइम्मा हजरात की फ़िक्र करना चाहिए, जो 24 घंटे अपनी खदमत बेलौस मस्जिदों में अंजाम दे रहे हैं, और उनकी आमदनी का तनख्वाह के अलावा कोई ज़रिया नहीं होता। जमीयत उलमा ने बोर्ड को 1 हफ्ते का वक्त दिया है। अगर 1 हफ्ते में आइम्मा व मौज़िनीन की तनख्वाहें अदा नहीं की गई तो वो इस मामले को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से इस साल 656 तलबा को स्कॉलरशिप दी गई है। स्कॉलरशिप हासिल करने वाले तलबा में गैर मुस्लिम तलबा भी शामिल हैं। जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी ग्रुप की इस पहल को खूब सराहा जा रहा है।
जामिया मिलिया इस्लामिया के बीटेक सेकेंड ईयर में जेर तालीम अनिरुद्ध तिवारी जमीयत उलमा हिंद की स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब हुए हैं। अनिरुद्ध तिवारी इन गैर मुस्लिम तलबा में शामिल हैं जिनको स्कॉलरशिप दी जाती है। अनिरुद्ध तिवारी का ताल्लुक इलाहाबाद से है। जमीयत उलमा को लेकर तिवारी कुछ इस तरह अपने एहसासात का इजहार करते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए मुझे मेरे दोस्तों के थ्रू पता चला था। हमारे कॉलेज में भी इसके लिए वो कई स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं वहाँ से, क्योंकि सब एक तरीके से पता चलता रहता है कि कहाँ से क्या चीज़ें हो रही है। मेरे भी दोस्त ने बताया था, हमने अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे थे, हमने गए जामियत के हम ऑफिस पे गए थे, वो न्यू दिल्ली में है। एंड देन उस ऑफिस में जाके हमने वो चीज़ें वहाँ पे अप्लाई करी, वहाँ से देन आगे बढ़े, हमारे लिए कंफर्मेशन कॉल आया। एक बात सबसे अच्छी वहाँ की ये थी कि वो किसी कम्युनिटी बेस्ड या किसी और चीज़ पे नहीं, वो सिर्फ मेरिट पे देखते हैं। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रहे थे। उन्होंने पहले शायद कोई और करी थी, बाद में मुझे कंफर्मेशन कॉल आया कि येस यू हैव बीन सिलेक्टेड इन दिस मेरिट लिस्ट एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू जामियत उलमा हिंद। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से 19 गैर मुस्लिम तलबा को स्कॉलरशिप दी गई है। इस साल स्कॉलरशिप के बजट को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जमीयत के इस पहल की खूब सताइश की जा रही है। कि जमीयत उलमा हिंद की खासियत रही है पहले दिन से कि वो कहीं भी फसादात हो या कोई और मसला पेश आ जाए, लोगों की जो मदद करती है वो इंसानियत की बुनियाद पर करती है, मज़हब से ऊपर उठ करके तमाम लोगों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की और तमाम लोगों के हुकूक़ की बात करती है। कि जमीयत उलमा हिंद की तरफ से उन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ने वाले तलबा के लिए जो वजीफ़ा जारी किया जाता था, इस साल उस वजीफ़े को डबल कर दिया गया है, यानी हर साल से बढ़ा दिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो फ़ायदा, स्टूडेंट्स तक वो फ़ायदा पहुँच सके। नहीं, बहुत खुशाइन बात है। हम अरशद मदनी साहब जो हैं वो बहुत ही ज़िम्मेदार आदमी हैं और बहुत ही मुदब्बिर, और वो पूरी हिंदुस्तान के और बाहर के तमाम मामलात को जाते हैं, काबिल तरीन आदमी हैं। उनकी तरफ से ऐसे किसी कदम को भी सराहना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को एक ये फिर सीख मिलती है कि बाकी और तमाम चीज़ों में भी जो इस्लाम का वतीरा रहा है हमेशा से, कि हमने तो सबके लिए काम किया है, क्योंकि कमज़ोर तो सभी हैं, मुसलमान भी हैं और उनके साथ में हमारा पिछड़ा हुआ तबका जो है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बाकी जो भी इवन गैर मुस्लिम भी और भी लोग बाग हैं, हमको उनकी भी मदद करनी चाहिए उसी तरह से। ये हमारा फ़र्ज़ है और हम इसकी सराहना करते हैं। जमीयत उलमा हिंद को मुस्लिम बरादरी के लिए काम करने वाली तंजीम के तौर पर जाना जाता है। गुज़िश्ता कुछ सालों में जमीयत की शोहरत में इजाफा हुआ है और इसने अपने दायरे को वसी किया है। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क की सियासत हिंदू मुसलमान करके लोगों को बांटने में लगी हुई है, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से आई ये खबर काफ़ी खुश आइंद है। उम्मीद की जानी चाहिए इस तरह की खबर से लोगों के बीच में भाईचारा पैदा होगा, जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर होंगी। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कर्नाटक में एसडीपीआई ने दलित मुस्लिम इत्तेहाद का नारा बुलंद किया। बेंगलुरु में मुनक्किदा तकरीब में दलित तबके के एक अहम लीडर भास्कर प्रसाद ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया में शमूलियत इख्तियार की। भास्कर प्रसाद के साथ 10 दलित नुमाइंदे एसडीपीआई में शामिल हुए। पार्टी के रियासती सदर अब्दुल हन्नान ने कहा कि भास्कर प्रसाद और दीगर की शमूलियत से पार्टी को बड़ी ताकत हासिल हुई है। भास्कर प्रसाद साहब जो हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, ये एक रस्मी कार्रवाई नहीं है, ये एक जबरदस्त एक्टिविज्म की शुरुआत है। हम पूरे कर्नाटका में दलित के कितने भी तबकात हैं, मुसलमानों के कितने भी तबकात हैं, ईसाइयों को, ओबीसी को, उस तमाम को लेकर गली गली जाकर तहरीक पैदा करेंगे। मोहल्लों के अंदर, घरों के अंदर नौजवानों को बेदार करेंगे, औरतों को बेदार करेंगे, और इसी तरीके से सियासी और एहतजाजी दोनों सियासत में इंशाअल्लाह हम शिरकत करेंगे। ये जो हालात अब फिल वक्त पैदा हुए हैं, ये डराने के लिए हैं, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं। फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम फ्रॉम फियर। हम आज के इस प्रोग्राम के जरिए से कर्नाटक के मुस्लिम और दलित के इत्तेहाद को एक हम यहाँ पर एक शुरुआत दे रहे हैं। कर्नाटक में 1.5 करोड़ जो दलित पॉपुलेशन है, तकरीबन 1 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन है। अगर दलित और मुस्लिम पॉपुलेशन हम मिलकर यहाँ की सियासत में अगर हम सही हिस्सेदारी लेंगे, तो आने वाले दिनों में यहाँ की असेंबली में चीफ मिनिस्टर कौन बनना ये डिसाइड करने वाले भी हम रहेंगे। और कारपोरेशन हो, टीएमसी हो, सीएमसी हो, जिला पंचायत, तालुक पंचायत, यहाँ पर भी बहुत हम काम कर सकते हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने महकमे औकाफ के लिए मुस्तकिल सीईओ की तकर्रुरी का ऐलान किया, जिसका हुक्मनामा आज रियासती हुकूमत की जानिब से जारी कर दिया गया। अनीस शेख महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के नए सीईओ बनाए गए हैं।
انیس شیخ کی تقرری کے بعد محکمہ اوقاف کے لیے مستقل CEO کی تقرری کا سماجی و ملی تنظیموں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوا۔ واضح ہے کہ گزشتہ تقریباً 6 سالوں سے محکمے کے لیے کوئی مستقل CEO نہیں تھا، جس کے لیے وقف بورڈ کے بہت سے اہم مسائل کے حل کی راہ میں دشواری پیش آتی تھی۔ مدھیہ پردیش میں کورونا کے بڑھتے قہر کے بیچ حکومت نے بھوپال، اندور، جبل پور میں ہر اتوار کے دن مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان تو کر دیا، لیکن لوگ کورونا کی وبائی بیماری کے خوف کو چھوڑ کر لاک ڈاؤن کے خوف سے بازاروں میں خریداری کے لیے اس طرح امٹ پڑے کہ راستہ چلنا مشکل ہو گیا۔ بھوپال کے چوک بازار، جمعراتی بازار اور دوسرے بازاروں میں دوپہر بعد سے خریداروں کی بھیڑ امٹ پڑی۔ اس تعلق سے جب ہمارے نمائندے نے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال بھی حکومت نے ایک لاک ڈاؤن کے لاک ڈاؤن کی بات کہی تھی، پھر جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کیا کہتے ہیں لوگ، آپ بھی سنیے۔ میری یہ دکان ہے اور یہ سناٹے آج سے ہوگا، کل سے لاک ڈاؤن کا سن رہے ہیں۔ شیوراج جی نے جو لاک ڈاؤن کا آدیش دیا ہے منڈے تک کے لیے، لیکن لوگوں کا آج سے پتہ نہیں ہے۔ یہ میری جیب خالی ہے، میرے 6 بچے، کیسے پالن پوشن کروں گا؟ دکانداری صاحب ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے مارکیٹ میں کافی رش ہو گیا ہے اور گراہکی بہت تیز ہو رہی ہے کہ سب کے اندر ڈر ہو سکتا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے ایک دن کا کہ اور بڑھ جائے، تو اس وجہ سے جو ہے ڈر کی وجہ سے جو ہے۔ مدھیہ پردیش میں کورونا کا قہر جاری ہے۔ کورونا کی وبائی بیماری کا سب سے زیادہ اثر راجدھانی بھوپال کے ساتھ اندور اور جبل پور میں بھی ہے۔ حکومت کے ذریعے راجدھانی بھوپال کے ساتھ اندور اور جبل پور میں بھی ہر اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ راجدھانی بھوپال میں ہونے والے لاک ڈاؤن کو لے کر بھوپال پولیس کنٹرول روم میں افسران کی خاص میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر میں داخل ہونے والے تمام پوائنٹس پر پولیس کی تعیناتی کے ساتھ شہر میں 3000 پولیس اہلکاروں کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کل کے لاک ڈاؤن کے لیے ہماری سبھی تیاریاں ہیں، لیکن جیسا کہ پورب میں بھی بھوپال میں دیکھا گیا ہے کہ جو سنڈے کے لاک ڈاؤنز ہوتے ہیں وہ سیلف امپوزڈ رہتے ہیں، تو اسی لیے میری لوگوں سے یہ اپیل بھی ہے کہ سبھی لوگ اس میں سہیوگ کریں۔ کورونا کی جو مہاماری ہے وہ جس تیزی سے پھیل رہی ہے وہ استھتی کسی سے بھی اندیکھی نہیں ہے، اس لیے ہم سبھی لوگوں کو کل کے لاک ڈاؤن میں سہیوگ کرتے ہوئے سنشچت کرنا ہے کہ کل کوئی بھی اپنے گھروں سے نہ نکلے۔ لاک ڈاؤن جو ہے جیسے کلکٹر صاحب نے بتایا، ہم لوگ جو ہے پوری سختی کے ساتھ اس کو امپوز کریں گے، اناؤنسمنٹس کریں گے، جنتا کا سہیوگ آپ کے مادھیم سے ہی مانگیں گے، اناؤنسمنٹس کے مادھیم سے بھی کریں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ کورونا کے پھیلاؤ میں تبلیغی جماعت کے شبیہ کو داغدار کرنے والے MBBS کے نصابی کتاب کو واپس لیا گیا ہے۔ ایسنشل آف میڈیکل مائکرو بایولوجی نامی کتاب MBBS کے نصاب کے دوسرے سال کی حوالہ جاتی کتاب میں سائنس سیکشن کے ایک باب میں یہ بتایا گیا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے لیے تبلیغی جماعت کے اجتماعات نے اہم محرک عناصر کے طور پر کام کیا ہے۔ کتب میں تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے والے اس طرح کے جملوں پر اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن نے سخت اعتراض درج کرایا تھا، جس کے بعد پبلشر اور مصنفین نے معذرت کے ساتھ کتاب کو واپس لے لیا۔ SIO تنظیم نے واضح کیا کہ کورونا وبا کے پھیلاؤ کے وقت غلط پروپیگنڈا کا سہارا لیتے ہوئے تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ MBBS کی ایک بک JP پبلیکیشن کی طرف سے جو پبلش ہوئی تھی، مائکرو بایولوجی کی، جو MBBS سیکنڈ ایئر کو پڑھائی جاتی ہے، جو لوگ اسے ریفرنس بک کے طور پہ یوز کرتے ہیں، تو اس بک کے اندر کچھ فیک نیوز کی بنیاد پر تبلیغی جماعت کے حوالے سے کچھ چیزیں انکلوڈ کی گئی تھی جو بہت ہی جو ہے غیر اخلاقی تھی، غلط تھی۔ اس کو ہمارے ایک ممبر نے 27 سے 28 فروری کے درمیان میں ہم کو نوٹ کروایا تھا کہ ایسے معاملہ جو ہے اس بک کے اندر لکھا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بات بھی ایکسیپٹ کی کہ ہاں یہ ہم نے میڈیا کے ذریعے سے اس کو لیا ہے اور اس کو انکلوڈ کیا ہے، اور انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم اپولوجی لیٹر جو ہے ایشو کریں گے، لیکن ہمیں اس کے لیے کارروائی کرنے کے لیے 8-10 دن کا وقت چاہیے۔ لیکن الحمدللہ جو ہے اس کے بعد آتھر کی طرف سے ایک اپولوجی لیٹر جو ہے وائرل ہوا پبلکلی۔ پھر بھی ہم لوگوں نے کنفرم کرنے کے لیے انہیں کال کیا، پبلشرز کو کال کیا، پبلشر سے پھر سے کنفرم کیا۔ یہ پوری کنفرمیشن کے بعد، ٹھوس نیوز ہونے کے بعد ہمارے پاس اورنگ آباد میں کورونا ٹیسٹنگ کے دوران بڑے پیمانے پر پازیٹیو مریض سامنے آ رہے ہیں۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کی جانب سے قائم طبی جانچ مراکز پر RT-PCR اور اینٹیجن ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں کورونا کے پازیٹیو مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔
वाज़ के औरंगाबाद शहर में सनीचर और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन लगा हुआ है। कोरोना वबा के सबब शहरियान में खौफ व हिरास साफ दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ पे स्वैब टेस्टिंग कर रहे हैं और जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है ये निर्देशन हो रहा है कि पॉजिटिव पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं। आज सुबह 10 बजे अपना सेंटर स्टार्ट हो गया, उसमें से एंटीजन के टेस्ट 15 हुए जिसमें से 12 अभी तक पॉजिटिव है और RT-PCR का जो रिपोर्ट है वो कल आ जाता है, लेकिन कल का जो RT-PCR का जो टेस्ट जो रिपोर्ट है उसमें भी पॉजिटिव पेशेंट का रेशो बढ़ गया है। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। प्रोफेसर शम्सुर रहमान फारूकी ने पूरी उर्दू दुनिया में जदीद तनकीद और नावल निगारी के जरिए एक नए दौर का आगाज़ किया। शम्सुर रहमान फारूकी ने उर्दू की नई नस्ल के लिए ज़बान और तहक़ीक़ की एक नई रिवायत कायम की है। इन ख्यालात का इजहार बरसगीर के मशहूर मुहक़्क़िक़ और नक्काद प्रोफेसर शम्सुर रहमान फारूकी पर मुनक़्क़िद होने वाले कौमी सेमिनार में किया गया। पेशी की रिपोर्ट। उर्दू दुनिया के नामवर मुहक़्क़िक़ और तनक़ीद निगार प्रोफेसर शम्सुर रहमान फारूकी का इंतकाल गुज़िश्ता 25 दिसंबर को इलाहाबाद में हुआ था। शम्सुर रहमान फारूकी के इंतकाल के बाद इलाहाबाद में पहली बार इनकी अदबी खिदमात पर कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में शामिल होने वाले अदीबों का कहना था कि उर्दू अदब का एक पूरा दौर फारूकी के नाम से जाना जाएगा। मैं समझता हूँ कि फारूकी साहब की जो इल्मी और अदबी खिदमात हैं उनका दायरा इतना वसी है और उसमें इतना तनव्वुर है, इतने गोशे हैं कि उस पर कोई एक प्रोग्राम, कोई एक जलसा, एक सेमिनार उसका हक अदा नहीं कर सकता। देखिए, फारूकी तो एक लीजेंड अपनी ज़िंदगी में भी थे और मौत के बाद तो मज़ीद लीजेंड हो गए और फारूकी को जितना भी याद किया जाए वो कम है। लेकिन ये है कि एक नशिस्त में या एक सेमिनार के ज़रिया फारूकी को याद करना मुमकिन ही नहीं है। वो जितने वर्सेटाइल हैं उतने पेचीदा भी है फारूकी। सेमिनार के शुरका ने अपने मकालात के जरिए शम्सुर रहमान फारूकी की अदबी और लिसानी खिदमात पर रोशनी डाली। बेशतर अदीबों का ख्याल था कि उर्दू अदब का आने वाला दौर फारूकी के दौर से मंसूब होगा। गुजरते हुए वक्त के साथ सही असेसमेंट होगा और वही लोग करेंगे जो ज़रा अक़ीदत वगैरह को किनारे लगा के उस मारूज़ी ढंग से, हकीकी ढंग से, ये होना भी चाहिए, इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। खुद फारूकी ने बहुत सारे असेसमेंट किए हैं। सूरत हाल हमारी है और नज़रिया है वो ये कि तख्लीक, और जिसकी फारूकी साहब भी बहुत कायल थे कि तख्लीक बहरहाल तनकीद पर फ़ौक़ियत रखती है, इसलिए हमने उनके तख्लीक़कार की हैसियत से, उन्हें शायर की हैसियत से देखा है, इसलिए कि उनकी तख्लीक़कार की भी 2-3 हैसियतें हैं। वो नावल निगार भी हैं, वो अफसाना निगार भी हैं, वो हमने अफसाने और नावल को किसी और मौके के लिए रहने दिया है। शहर के अक़लियती इदारे हमीदिया डिग्री कॉलेज में मुनक़्क़िद होने वाले इस सेमिनार में शम्सुर रहमान फारूकी की अदबी खिदमात पर बेहतरीन मक़ाले लिखने वाली तालिबात को खुसूसी एजाज़ से भी नवाजा गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली में कारपोरेशन चुनाव से पहले कलीमुल हफीज को दिल्ली का सदर बनाया है। आम आदमी पार्टी के करीब माने जाने वाले कलीमुल हफीज ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में लीडरशिप को लेकर एक खला है जिसको मजलिस के जरिए पुर करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम इलाकों के लिए किए गए अपने वादों को पूरा नहीं किया। हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने दिल्ली MIM के नौमुंतखब सदर कलीमुल हफीज से खास बातचीत की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब किसी भी रियासत में जाती है तो विवाद खड़ा होता है। दिल्ली में भी एक नया बदलाव हुआ है, नई तब्दीली आई है, नया सदर मिला है। कलीमुल हफीज साहब को दिल्ली सदर की जिम्मेदारी दी गई। हमारे साथ कलीम साहब मौजूद हैं। कलीम साहब, अब नया विवाद क्या है और क्या इरादा है? बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली को लेकर के है। नहीं, कोई विवाद नहीं है। दिल्ली एक सूबा है और बाकायदा यहाँ पे एक सियासी जो हालात हैं वहाँ पे क़यादत का खला है। एक बहुत बड़ा तबका जो पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, गरीब है, बेसहारा है, वो आइसोलेटेड है। दिल्ली सरकार की तमाम स्कीमें शहरी या अथराइज्ड एरिया में तो हैं, अनअथराइज्ड एरिया में नहीं है। दूसरा, जो मरकज़ी हुकूमत है उसका जो दोहरा रवैया है वो किसी से छुपा नहीं है। तो ये जो खला है इसको पुर करने के लिए आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो फैसला लिया है और मुझ पे जो भरोसा उन्होंने जताया है,
तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने देखा है आपके यहाँ होटल में ही, आपके दफ्तर में ही बहुत सारी सियासी पार्टियों के लोग आए हैं, खासतौर से आम आदमी पार्टी के नायब वज़ीर आला आए हैं, वज़ीर आला आए हैं, यहाँ के रुकन असम्बली आए हैं। तो ऐसी क्या नाराज़गी हुई कि आम आदमी पार्टी से मायूस होकर आपने मजलिस का दामन थामा? नाराज़गी की बात नहीं है, बात यह है कि जो वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला और वो तालीम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने हमसे जो वादे किए थे, हमने उनके सामने 4 मुतालबात रखे थे। एक मुतालबा था कि जो अजमल खां तिब्बिया कॉलेज है उसको यूनिवर्सिटी बना दिया जाए। दिल्ली को वो स्कूल दे दीजिए जो गैर मंजूर शुदा कॉलोनी में किराए की बिल्डिंग में ही सही लेकिन चलने लगे, और जो बड़ी आइसोलेटेड आबादी है उसको कम से कम प्री प्राइमरी, प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल लेवल तक की एजुकेशन फ्री में मिल जाए उसके डोर स्टेप पे, ताकि उसका डेवलपमेंट हो जाए। जिस तरह से वो पिछड़ गई है, अगर उसको तालीम मिलेगी, मॉडर्न एजुकेशन मिलेगी, तो वो मुख्य धारा में आ जाएगी और इस देश की तरक्की में उसका भी फिर वो भी भागीदार बनेगी। लेकिन तीसरी बात थी, हमने उनको कहा कि भाई आप जो वर्ल्ड क्लास ITI बना रहे हैं उनके कम से कम सब सेंटर इन इलाकों में बना दीजिए, चूँकि मुसलमानों की बड़ी आबादी जो है वो कारीगर है, तो कारीगर को ITI बहुत सूट करता है। तो तीनों डिमांड पर इस हुकूमत ने खातिर खा तवज्जो नहीं दी। हर साल की तरह इस साल भी शब बरात मालेगांव शहर में रिवायती तरीके से मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। गुज़श्ता साल शब बरात पर लॉकडाउन होने की वजह से कोई भी कब्रिस्तान तक नहीं पहुंच पाया था। इस साल हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक 50 से कम अफराद कब्रिस्तान या मस्जिद में इबादत के लिए जा सकते हैं। इसी का जायजा लेने के लिए शहर के एडिशनल SP ने कब्रिस्तान के मुतवल्लियों के साथ कब्रिस्तानों का दौरा किया और ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कानून की पासदारी करते हुए शब बरात मनाई जाएगी और वाज़ेह रहे कि मालेगांव शहर में 2006 में शब बरात को सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिसमें 32 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से मालेगांव पुलिस और इंतजामिया हर शब बरात के मौके पर सिक्योरिटी के वसी बंदोबस्त करती है। पूरी दुनिया में आज वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जा रहा है। गुज़श्ता कई बरसों से हर साल 20 मार्च को स्पैरो डे मनाया जाता है। ये दिन मनाने का अहम मकसद आवाम में घरेलू चिड़िया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इख्तियार किए जाने वाले इक़दामात और शहरी माहौल से इन पर होने वाले असरात से शऊर बेदार करना है। चिड़िया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर्नाटक के रायचूर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाली एक तालिबा की कोशिशों से मुताल्लिक़ पेश है एक रिपोर्ट। कहा जाता है कि तब्दीली कुदरत का कानून है। इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करता रहता है, लेकिन तरक्की की दौर में इंसानों ने फितरत को बहुत नुकसान पहुंचाया है और ये सिलसिला रोज बरोज जारी है। इन्हीं सरगर्मियों की वजह से हैवानात और नबातात नापैद होते जा रहे हैं, जिनमें छोटी घरेलू चिड़िया यानी गोरैया भी शामिल है। बताया जाता है कि चिड़ियों को घोंसला बनाने के लिए जगह का न मिलना, ग़िज़ा का दस्तयाब न होना, खेतों में फसलों पर जहरीली दवाओं का छिड़काव, इंसानी आबादी में इजाफा और मोबाइल फ़ोन के टावरों से आने वाली लहरें घरेलू चिड़िया के गायब होने के अहम वजूहात हैं। ऐसी सूरत हाल में कर्नाटक के रायचूर जिला के मानवी की तलहा सरवत नामी तालिबा गोरैया और दीगर परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अनोखी और मिसाली कोशिशें कर रही हैं। तलहा सरवत और उनके वालिद सलाहुद्दीन ने घोंसलों के मुख्तलिफ मॉडल्स के जरिए अपने घर को गोरैया का मस्कन बना दिया है। मौसम गर्मा में हर साल चिड़िया और दीगर परिंदों को पानी फराहम करने के लिए तलहा सरवत और उनके वालिद की जानिब से निहायत ही साइंसी अंदाज में वाटर फीडर किया जाता है और ये वाटर फीडर लोगों में मुफ्त तकसीम किए जाते हैं। तकरीबन 5 साल से मैं वाटर फीडर बना रहा हूँ। मेरी छोटी लड़की तलहा सरवत को साथ में लेके बनाता हूँ, क्योंकि धुपकाले में इंसान को पानी पीने की बहुत तकलीफ होती है। इंसान को पानी चाहिए तो 800 से 2000 फीट अंदर तक बोर डाल के पानी लेता, नहीं तो किसी तो पूछ के लेता है, मगर परिंदा नहीं पूछ सकता, 1 इंच भी गड्ढा नहीं खोद सकता। पानी नहीं मिलने से तड़प तड़प के मर जाता है। इसलिए सब अशरफुल मखलूक़ात वो तो इंसान, हर परिंदों को हम ख्याल अगर नहीं करेंगे तो डायनासोर जैसा दुनिया से गायब हो गए, वैसा ये परिंदे पूरे गायब होते। हर एक का फ़र्ज बनता है कि चिड़ियों को होंदे, जानवरों को होंदे, परिंदों को हर एक को पानी रख के ये करना, बल्कि मैं सबसे गुजारिश करता हूँ।
मुकामी लोग घरेलू चिड़िया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तलहा सरवत और उनके अफराद ख़ानदान की कोशिशों को दीगर लोगों के लिए एक मिसाल करार दे रहे हैं। इंटरनेशनल स्पैरो डे के मौके पर हम सबको ये पैगाम दिया जाता है कि घरेलू चिड़िया और दीगर परिंदों की आबादी को बहाल किया जाए और अपने घरों में घोंसले बनाने के लिए चिड़ियों को जगह दी जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कर्नाटक के रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट। वर्ल्ड स्पैरो डे के मौके पर इलाहाबाद में मुस्लिम तंजीमों ने खुसूसी मुहिम का आगाज किया है। शहर के मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ और गर्मी के मौसम में इनके लिए पानी के इंतजाम करने की मुहिम का आगाज किया गया। मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों की जानिब से शुरू की गई इस मुहिम के दौरान आम लोगों में परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके साथ बेहतर सलूक करने की अपील की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।